हिंदी पढ़े में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो नंबर 1 में मैंने कक्षा 11वीं की वितान पुस्तक का पाठ 2 राजस्थान की रजत बूंद, जिसके लेखक हैं अनुपम मिश्र, उस पाठ का सारांश एवं लिखित परिचय बताया था। इस वीडियो में हम अनुपम मिश्र द्वारा रचित पाठ राजस्थान की रजत बूंदे पाठ की शब्दार्थ सहित व्याख्या पढ़ेंगे। तो पाठ शुरू करते हैं। राजस्थान की रजत बूंदे, लेखक अनुपम मिश्र। पसीने में तरबतर चेलवान जी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। कुएं का व्यास घेरा बहुत ही संकरा है। उखरू बैठे चेलवान जी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। इतनी संकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। खुदाई यहाँ बसोली से की जा रही है। बसोली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का। लेखक कहते हैं कि पसीने से बिल्कुल नहाया हुआ चेलवान जी कुएं के भीतर काम कर रहा है। कोई 30-35 हाथ अर्थात 30-35 फीट गहरी खुदाई हो चुकी है और भीतर गर्मी बढ़ती जा रही है। कुएं का व्यास या उसका जो सर्कल है घेरा बहुत ही संकरा यानी बहुत ही तंग। उखड़ू बैठना अर्थात पंजे के बल घुटने मोड़कर बैठना। बैठे चेलवान जी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। इतनी संकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़ा यानी कस्सी से नहीं हो सकता। और खुदाई का काम शुरू करते समय उसने हाथ में बसोली ली है। बसोली जो होती है वो चिनाई का काम करने वाले लोगों के पास उनका औजार होता है, जिससे कि ईंटों को तोड़ते हैं। और उसी के सहारे जो कुएं बनाने वाला चेलवान जी है वो उसी से वो मिट्टी खोद कर बाहर निकालता है। और जो लेखक बताते हैं कि बसोली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है, यानी कि थोड़ा सा पकड़ा हुआ वो रखते हैं वो। और उसी का जो आगे का हिस्सा नुकीला होता है जिसे लकड़ी तोड़ते हैं और हत्था उसका लकड़ी का होता है। अब आगे कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर ज़मीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं। इससे ऊपर की ताज़ी हवा नीचे फेंकाती है और गहराई में जमा दम घोटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवान के सिर पर लग सकते हैं। इसीलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए हैं। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवान जी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया है। तो देखते हैं कि कुएं की गहराई से काम चल रहा है नाप उसके पानी इकट्ठा करने के लिए। तो एक काम बड़ा मेहनत का होता है और वहाँ पर गर्मी भी बहुत होती है। और गर्मी कम करने के लिए जो ज़मीन के ऊपर खड़े जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मुट्ठी रेत लेते हैं और नीचे उस कुएं के अंदर फेंक देते हैं ताकि कुएं की गर्म हवा बाहर आ जाए और वहाँ ताज़ी हवा चली जाए और जो चेलवान जी हैं उसका दम न घुटे। और अगर उतने ऊपर से फेंकी हुई जो रेत है उसमें कण भी होते हैं, पत्थर भी होते हैं, तो कहीं चेलवान जी के सिर पर ना लग जाए, इसीलिए वे अपने सिर पर कांसा क्या होता है, पीतल और तांबे से मिला हुआ एक धातु होता है। पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन के अनुसार टोप पहने हुए वे रहते हैं ताकि उनका सिर ना फूटे। और जब उसके पास मिट्टी जमा हो जाती है तो चेलवान जी जो है उस मिट्टी को ऊपर से एक छोटा सा डोल जो होता है वो लोहे का डब्बा होता है या फिर छोटी सी बाल्टी उतारी जाती है। अब आगे मिट्टी उसमें भर दी जाती है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टोप इनमें भी चेलवान जी का सिर बचाएगा। कि जब उसके बाद जब उसके आसपास मिट्टी इकट्ठी हो जाती है तो ये आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे, ये छोटी सी बाल्टी में वो क्या करता है, मिट्टी भर देता है
और मिट्टी भरने के बाद थोड़ा सा इसका इशारा करता है, जो ऊपर खड़ा जो व्यक्ति है वो उस बाल्टी को ऊपर खींच लेता है, और कहीं जो बाल्टी में भरा हुआ रही तो उसके सिर पर ना गिर जाए, तो इसीलिए वो टॉप पहनता है, उसके सिर को बचाया जा सकता है। चेलवांजी यानी चेजारो कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाला दक्षतम लोग, यह काम चेजा कहलाता है। चेलवांजी या चेजारो राजस्थान में जो है चिनाई का काम करने वाले लोग होते हैं। ये अपने काम में पूरे डेडिकेट होते हैं, पूरी अच्छी तरह से काम करते हैं, और इनके काम को जो है जो चिनाई का काम करते हैं तो इस काम को इसलिए चेजा भी कहते हैं। चेजारो जिसे कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं है। कुआं पुल्लिंग है, कुएं स्त्रीलिंग। यह छोटी सी केवल व्यास में ही है। गहराई तो इस कुएं की कहीं भी कम नहीं है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुएं की गहराई कुछ कम ज़्यादा होती है। लेख बताते हैं, कुएं का जो साधारण ढांचा नहीं है। कुएं जो है कुएं का स्त्रीलिंग होता है, कुआं पुल्लिंग तो कुएं स्त्रीलिंग होती है, यानी कुआं ही और कुएं शी। और राजस्थान में ये अलग अलग एक विशेष के कारण कुएं जो कुएं है उसकी गहराई बहुत कम ज़्यादा होती है। अब आगे, कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। दोनों में डिफरेंस बताया है कुएं और कुएं में। जो कुआं है वो भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ी जैसा कुआं जुड़ता है। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है, तब भी जब वर्षा नहीं होती, यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी न भूजल है। यह तो नैति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। लेखक बताते हैं, कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं जो है भूजल यानी कि धरती की गहराई में जो पानी स्थित है उस पानी को निकालने के लिए बनाया जाता है, लेकिन जो कुएं है वो इसके विपरीत है। कुएं वर्षा के जल को जो रेत सोख लेता है उस पानी को निकालने में अच्छा काम करती है। कुएं में न तो सतह पर बहने वाला, यानी कि जैसे ऊपर धरती पर बहने वाला पानी जैसे बारिश का पानी है या फिर नदी नालों का पानी, वो नहीं, बल्कि ना ही भूजल से मिलता पानी है। यह तो नैति अर्थात धीरे धीरे जैसा कुछ मुश्किल का काम है, जो बूंद बूंद टपक टपक कर जो रेत पानी सोख लेता वो पानी इकट्ठा होता चला जाता है। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। अथाह यानी बहुत गहरी है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती, पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। यह पट्टी जहाँ भी है काफ़ी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखाई नहीं देती। लेखक बताते हैं कि मरुभूमि अर्थात जो मरुस्थल है, जो राजस्थान का एरिया है जहाँ रेत ही रेत है, उसका विस्तार, उसका फैलाव, उसकी गहराई अथाह यानी बहुत गहरी है। और यहाँ चाहे कितनी भी बारिश हो जाए और सारा का सारा जो पानी है वो भूमि में समाने में देर नहीं लगती, और ऐसा लगता है थोड़ी देर बाद भी कि यहाँ पर पानी बरसा ही नहीं हो। और कहीं कहीं तो जो मरुभूमि अर्थात जो रेतीला स्थान है वहाँ रेत की सतह के नीचे प्राय 10-15 हाथ यानी 10-15 फीट से 50 या 60 फीट नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है, यानी खड़िया पत्थर होता है। तो वो यह पट्टी जहाँ भी है काफ़ी लंबी चौड़ी होती है, पर रेत के नीचे दबी होने के कारण दिखाई नहीं देती। कहने का तो ये जो आपको पता है, जो हम पत्थर यूज़ करते हैं घरों में सीमेंटेड बनाते हैं जो लोग, तो ये पत्थर वहीं से होता है। और ये पत्थर जो राजस्थान की सतह में पाया जाता है, तो कहीं कहीं पर जैसे जैसा रेत होता है उसके अकॉर्डिंग ये कभी 10-15 फीट मिल जाता है और कई बार बहुत गहराई में मिल जाता है। तो ये जो खड़िया पत्थर ही होता है, यही पत्थर जो पानी है बारिश के पानी को, वही पानी को नीचे धरती में समाने से रोकता है, और जहाँ पर खड़िया पत्थर मिल जाता है वहीं पर कुएं की चिनाई बंद कर दी जाती है। अब आगे, ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चला जाता है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है, लेकिन यह खारा होता है, इसीलिए पीने के काम में नहीं आ सकता। बस तब इन क्षेत्रों में
कुइयाँ बनाई जाती हैं। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। लेखक बताते हैं कि ऐसे क्षेत्रों में जो बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में जो परिवर्तन होता, जो बदलाव होता आता है, उससे पता चलता है खटिया पत्थर कहाँ पर है। और फिर जो कुआं, जो बड़े बड़े कुएं बनाते हैं 150 यानी 150 से लेकर 250 तक नीचे खोदा जाता है और फिट तक खोदा जाता है, लेकिन ये पानी खारा होता है जो पीने के इस्तेमाल में नहीं ला सकते। तो बस इन क्षेत्रों में जहाँ ये खारा पानी निकलता है तो कुएं बनाई जाती है। और पट्टी खोजने से पीढ़ियों का अनुभव होता है, यानी कि जो पूर्वज होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर कितना पानी है। अगर पानी एकदम नहीं बैठता तो पता चल जाता है खड़िया पत्थर कितनी गहराई तक गया हुआ है। अब आगे, यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उसे बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाता है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है, पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। लेखक बताते हैं कि यह पट्टी वर्षा के या बारिश के जल पानी को गहरे खारे भूजल तक जाने से रोकती है। और ऐसी स्थिति में जो रेतीली ज़मीन पर जो पानी ऊपर पथरीली पट्टी के नीचे अटक कर नीचे की तरफ फैल जाता है, तो तेज चलने वाली गर्मी में इस नमी को भाप बनकर उड़ जाने का डर भी लगा रहता है। लेकिन प्रकृति के जब ऐसी जगह पर प्रकृति ने अपने एक उदारता यानी दयालुता दिखाई है, वो क्या है कि रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं। ये अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपने जगह भी छोड़ते हैं और इसीलिए वहाँ वे कुछ स्थान खाली छूट जाते हैं। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते और धरती में खेत और आंगन में दरारें पड़ जाती हैं। तो लेखक कहते हैं कि रेत के कण यहाँ बहुत ही बारीक होते हैं और वो ऐसा मिट्टी के कण मिलते नहीं जो एक दूसरे से चिपकते हैं। और जहाँ परस्पर लगाव है तो वहाँ थोड़ी बहुत भी बिछड़ना भी होता है। और जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह नहीं छोड़ते और वहाँ का स्थान खाली छूट जाता है। और काली जो मिट्टी है वहाँ पर ऐसा ही होता है। जैसे गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, राजस्थान आदि में जब बारिश बंद हो जाती है और जैसे धूप निकलती है तो जो कण चिपकने लग जाते हैं और जैसे जैसे धूप तेज़ होती जाती है और धरती और खेत में आंगन में जो हैं दरारें यानी कि जो लाइनें पड़ जाती हैं। धरती की संचित नमी इस दरारों से गर्मी पड़ने के कारण वाष्प बनकर वापस वातावरण में चली जाती है। पर यहाँ यानी राजस्थान में बिखरे रहने में संगठन है क्या कि जितनी मिट्टी बिखरेगी वही ज़्यादा एकता दिखाती है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। यहाँ परस्पर लगाव नहीं, इसलिए अलगाव भी नहीं होता। पानी गिरने पर कण थोड़ी भारी हो जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते। इसीलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है तो दूसरी तरफ ऊपर रेत में असंख्य कणों का कड़ा पहरा बैठा रहता है। तो मरुभूमि रेत होने के कारण आपस में ये बिखरे रहते हैं, परस्पर चिपकते नहीं। और जब पानी गिरता है तो ये जो कण हैं थोड़े भारी हो जाते लेकिन अपना जगह नहीं छोड़ते। इसीलिए मरुभूमि में धरती में कहीं पर भी दरारें दिखाई नहीं देती और जो समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़ी नीचे चल रही है पट्टी इसकी रखवाली करती कि जो पट्टी जो रेत के सतह पर है वो इसकी रखवाली करती है, जो भूमिगत जल में मिलने से ये रोकती है। और दूसरी तरफ जो कण हैं असंख्य कण वो कड़ा पैरा रखते हैं ताकि वो जो पानी है नीचे धरती में समाया भी नहीं, बीच में रहता, ना वो नीचे धरती के अंदर जाता है और ना ऊपर रहता, बल्कि वो रेत के कणों से सोख लेते हैं, पी जाते हैं।
इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुएं बन जाए तो उसका पेट, उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती हैं, बूंद बूंद रिसती हैं और कुएं में पानी जमा होने लगता है, खारे पानी के साथ में अमृत जैसा मीठा पानी। तो इस हिस्से में जो पानी की बूंदें बरस रही वो रेत में जमा होकर नमी में बदल जाती हैं और फिर वहाँ पर बनाई जाती कुई। और कुई जिस प्रकार बूंदें टपकती रहती हैं, बारिश में पानी टपकता रहता है कई बार, तो ठीक ऐसे ही इस कुई में भी पानी बूंद की तरह टपक टपक कर वो इकट्ठा हो जाता है। पूरा 24 घंटे में वहाँ पर ये लगा, मान लीजिए कि आप 5 या 6 बाल्टी पानी ही जमा होता होगा। और खारे पानी के सागर में ये अमृत जैसा मीठा पानी उनके जीवन के लिए एक, हम कह सकते हैं अमृत तुल्य ही मीठा पानी। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया है, अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया है। इस शास्त्र में समाज के लिए उपलब्ध पानी की 3 रूपों में बांटा गया है। लेखक बताते हैं कि इस अमृत रूपी पानी को पाने के लिए जो मरुस्थल के, जो राजस्थान का जो समाज है, उसने बहुत गहराई तक सोचा विचारा और अपने अनुभवों के व्यवहार में उतार कर उन्होंने पूरे शास्त्र को, यानी कि पूरी किताब भी लिख डाली कि किस तरीके से हम जो बारिश का जो पानी है, जो रेत सोख लेता है, उस पानी को कैसे इस्तेमाल करें, कैसे उसे हम अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। और फिर उसी शास्त्र में इन्होंने पानी को 3 रूपों में बांटा है। तो कौन कौन से रूप हैं? पहला रूप है पालर पानी। पालर पानी यानी वह पानी जो सीधे बरसात से मिलने वाला पानी है। यह धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है, उसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा। दूसरा है पाताल पानी। पानी का यह दूसरा रूप होता है। इसे भूगर्भीय जल या भूमिगत जल भी कहा जाता है, जो कुओं में से निकाला जाता है। और तीसरा पानी है पालर पानी। और पाताल पानी के बीच पानी का तीसरा रूप है रेजानी पानी। धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया पानी रेजानी है। वर्षा की मात्रा मापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं, बल्कि रेजा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 उंगल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 उंगल रेजो कहेंगे। रेजानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली से पानी से अलग बना रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताली पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। यदि किसी जगह भूजल पाताल पानी खारा है तो रेजानी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है। पानी की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। पहला है पालर पानी। तो पालर पानी जो सीधे बारिश से प्राप्त पानी होता है और इस पानी को नदी, तालाब में इकट्ठा किया जाता है, यानी कि जो पानी धरती की सतह पर बहता रहता है, तो इसे पालर पानी कहते हैं। दूसरा है पाताल पानी। पाताल पानी यानी कि जो धरती के नीचे गहराई में से पानी निकाला जाता है, इसे भूगर्भीय जल या भूजल भी कहते हैं। पहले इसे कुओं के माध्यम से निकाला जाता था, कुएं खोदे जाते थे, लेकिन वर्तमान काल में जैसे तकनीक बढ़ती गई है तो आजकल आप देख रहे हो कि जो धरती की सतह से निकालने वाले पानी के लिए ट्यूबवेल्स लगाते हैं लोग, हैंडपम्प लगाते हैं, और आजकल तो समरसेबल पर जेट पंप इत्यादि लगा कर उस पानी को निकाला जाता है। और तीसरा पानी है पाताल पानी और पालर पानी के बीच का पानी। और क्योंकि इसे रेजानी पानी कहा जाता है, रेजानी पानी इसको इसलिए कहा जाता है कि जो बारिश हुई, इस बारिश को नापने के लिए रेजा नामक यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए इसे रेजानी पानी कहा जाता है। और जब जितनी बारिश होती है उस बारिश की नमी को नापने के लिए इस रेजा नामक यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। और ये 5 अमृत भीतर समा जाने पर इसे उस दिन की बारिश को 5 उंगल रेजो कहा जाता है। जो रेजानी पानी जो है खड़िया पट्टी कारण पाताल पानी से अलग रहता है, क्योंकि यह इसको बीच में ही रोक देता है।
और ऐसी पट्टी के अभाव में अगर वहाँ पर ये खड़िया पट्टी नहीं होते, पत्थर नहीं होता, तो वो रेजाने पानी, जो बारिश का जो पानी है जो रेत में समाया हुआ होता है, सीधे पाताल में जाकर मिलकर उस पानी को भी खारा बना देता है। इस विशिष्ट रेजाने पानी को समेट रख सकने वाली कुई बनाकर सचमुच एक विशिष्ट कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुई को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चिजारों कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं कि रेजाने पानी को इकट्ठा करने के लिए कुई का बनाना बहुत मुश्किल काम है। एक अनुपम अलग एक कला है कि 4-5 हाथ के व्यास, 4-5 हाथ यानी 4-5 फिट जो चौड़ी होती है, उस कुएं को 30 से 60-65, 30 से 60-65 फिट की गहराई तक उतारने वाले जो चिजारों यानी जो चिनाई का काम करने वाले कुशल एवं वो पूरी सावधानी से वहाँ तक उसको धीरे धीरे बनाते चले जाते हैं। चीज़ों यानी चिनाई का सिस्टम काम कुई का प्राण है। इसमें थोड़ी सी भी चूक चिजारों के प्राण ले सकती हैं। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल में मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोक कर अब तक के हो चुके काम की चिनाई की जाती है ताकि मिट्टी धसे नहीं। ये काम बड़ा ही मुश्किल होता है और थोड़ी सी भी चूक हो गई तो चिजारों की मृत्यु हो सकती है अथवा उसे दम घुट कर उसकी मौत हो जा सकती है। इसीलिए प्रत्येक दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई की जाती है और जो डोल है, छोटी जो बाल्टी होती है, उसमें मलबा बाहर निकाला जाता है और ताकि जो खुदाई को रोक दिया जाता है और फिर उस काम के पश्चात वो चिनाई करते हैं ताकि जो मिट्टी है वो नीचे ना धसके और ना ही वो गिरे। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती रह जाती है और हवा भी कम होते लगती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर कर रेत के नीचे तेजी से फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ तक उड़ा देती है, वहाँ तक यहाँ कुई की गहराई में एक मुट्ठी भरी तो उड़ने लगती है और पसीने से नहा रहे चेलवांजी को राहत दी जाती है। कुछ जगहों पर कुई बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता, तब कुई को रस्से से बांधा जाता है। पहले दिन कुई खोदने के साथ साथ खीप नामी घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। चिजारों खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप की घास में से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। पहले दिन का पूरा काम होते तो कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। लेखक बताते हैं कि 20-25 हाथ की गहराई तक यानी कि 20-25 फीट गहराई तक खोदने के बाद गर्मी बढ़ जाती है। इसीलिए ऊपर से एक मुट्ठी भर रेत नीचे डाल दिया जाता है ताकि गर्म हवा बाहर आ सके। तो ये कहते कि मरुभूमि में जब तेज़ हवा चलती तो रेत के विशाल टीले यानी कि जो ऊंचे ऊंचे टीले बन जाते वो हवा के साथ उड़ जाते हैं और वही हवा कुई की गहराई में से एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे जो चेलवांजी होते हैं, जो चिनाई करते हैं, उनको राहत मिल जाती है। और कई बातें काम इतना कठिन होता है कि बीच बीच में रुकना पड़ता है कि और क्योंकि ईंटों से चिनाई को रोका नहीं जा सकता। तब वे खीप नामक घास जो है उससे रस्से बनाते हैं और फिर उसमें 3 उंगल मोटा रस्सा बनाया जाता है और पहले दिन का काम पूरा होते होते कोई 10 हाथ या 10 फीट गहरी हो जाती है। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे और वीडियो नंबर 2 में फिर हम राजस्थान के जत बूंदे पाठ का शेष भाग करेंगे।